न्यूबॉर्न बेबीज में जब नवजात बच्चों में पैदा होते ही जॉन्डिस बहुत ही ज़्यादा सामान्य हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसे कौन से मेडिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज को जॉन्डिस हो जाता है, और कौन सी ऐसी रेंज होती है जिसमें आपको अपने बच्चे को एडमिट कराने की ज़रूरत है और किन चीज़ों में एडमिट नहीं कराना होता है, और आप खुद से अपने बच्चे को जॉन्डिस फ्री कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ, जॉन्डिस दो तरह का होता है। एक होता है जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको जॉन्डिस हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि जो आपका बच्चा जब 3-4 दिन का हो जाता है, जब डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो 2-3 डेज का हो जाता है, तो उसको 2 या 3 दिन बाद जॉन्डिस डिटेक्ट होता है। मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ न्यूबॉर्न बेबी में, नवजात बच्चों में जो जॉन्डिस होता है उसकी प्रॉब्लम को। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जब मेरा बेटा हुआ तो उसको जॉन्डिस नहीं था, और वो भी मतलब लोग कहते हैं कि आजकल सारे बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है। सो मेरा बच्चा जब हुआ तो उसको जॉन्डिस नहीं था और बिल्कुल सही था, वो हेल्दी था। सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने उससे कौन सी ऐसी चीज़ें करी थी, क्योंकि 9 मंथ्स में मेरा बहुत श्योर था कि भाई मुझे अपने बच्चे को जॉन्डिस नहीं करना है। तो मुझे, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी मुझे कुछ चीज़ें क्लियर थी जो मुझे करनी थी। जैसे कि सबसे पहला था कि मुझे मेरे बच्चे का जो वेट है वो 3 kg से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कि मेरा बच्चा पूरा फुल टर्म में जाके डिलीवर होना चाहिए, कोई प्री मैच्योर की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और तीसरा ये था कि मेरे बच्चे को जॉन्डिस नहीं होना चाहिए। ये मैंने प्रेगनेंसी मेरे को पता चली थी, तब से मैंने ये 3-4 चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर ली थी कि मुझे कैसे भी करके जो भी डॉक्टर सप्लीमेंट बोलते हैं वो खाने से, डाइट लेने से, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो करने से मुझे ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी चीज़ ना आए। प्लस एक चीज़ और कि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ और मेरे बच्चे को जो ब्लड प्रेशर में जो हमें मतलब ड्यू टू प्रेगनेंसी जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ और गेस्टेशनल ब्लड प्रेशर होता है वो ना हो, और मेरे को ये सब तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये भी आपसे शेयर करूंगी कि मैंने इन सब चीज़ों पे कैसे फोकस किया। पर आज हम जॉन्डिस पे ही करेंगे, इसके ऊपर किसी और दिन लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताऊंगी मैं कि ये सब चीज़ें मैंने नहीं करी कि मेरे बच्चे का ये सब हो। सो किस तरह से था ये कल बना देंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जॉन्डिस मैंने बताया जैसे कि दो तरह का होता है। एक तो होता है कि बच्चा जैसे न्यूबॉर्न हुआ होते उसको जॉन्डिस हो गया। दूसरा होता है कि जब बच्चा हमारा न्यूबॉर्न होता है और उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, बस 3 से 4 दिन बाद उस बच्चे को जो है जॉन्डिस शुरू हो जाता है, जॉन्डिस डिटेक्ट हो जाता है। इसको देखना कैसे है, तो देखो क्या करना है, जब आप फॉरहेड है बच्चे के फॉरहेड पे जब आप प्रेस करते हो 2 फिंगर से, जब प्रेस करके हटाते हो तो वहाँ पे जब येलोइश थिंग आती है, तो इट मीन्स बच्चे को थोड़ा बहुत जॉन्डिस है। बट अगर बच्चे को पेट में, कमर में, पैरों में, तलवे में प्रेस करने से येलोनेस आती है और बहुत देर तक रहती है, तो वो थोड़ा सा हाई रिस्क ऑफ जॉन्डिस की वजह से हो जाता है। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, देखो सबसे पहला जो होता है ना वो एक मेडिकल फैक्टर होता है, मेडिकल रीजन होता है। वो ये होता है कि मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप, जैसे मान लो मदर है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ठीक है, ओ पॉजिटिव है, ओ है, और बच्चा है उसका ए या बी है, तो क्या होता है, ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी जो मदर का ओ है और बच्चे का जो ए बी है, जो एंटीबॉडीज उसको मिल रही हैं वो जल्दी से जल्दी आरबीसी को ब्रेक कर देती हैं, और उसकी वजह से वहां पर उस बच्चे को जॉन्डिस के चांसेस हो जाते हैं। पहला रीजन होता है जो हमारा नेचुरल मेडिकल फैक्टर होता है कि भाई ये जो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। इसमें ना तो आप माँ के ब्लड ग्रुप का कुछ कर सकते हो, ना आप बच्चे के ब्लड ग्रुप का कुछ कर सकते हो, तो ये इसकी वजह से जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल केस होता है। दूसरा होता है हमारा कि बच्चा प्री मैच्योर हो गया है, ड्यू टू एनी रीजन बच्चा प्री मैच्योर हो गया है। तो देखो, जब बच्चा प्री मैच्योर होता है ना तो भी उसको जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्री मैच्योर में हमारे बच्चे में बहुत से ऐसी बॉडी के चेंजेस होते हैं, बहुत से ऐसे अंदर बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं जो स्टेबलाइज नहीं होते हैं, और उसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस होता है। तो प्री मैच्योर बच्चा अगर होता है तो उसमें भी जॉन्डिस हो जाता है। और देखो, इसमें कुछ चीज़ें होती है जो आपकी वजह से बच्चा प्री मैच्योर हो जाता है, कुछ चीज़ें होती है जो मेडिकल रीज़न होते हैं हमारे, जो हेल्थ रीजंस होते हैं उसकी वजह से प्री मैच्योर बच्चा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, ये भी हम बताएंगे कभी कि प्री मैच्योर बेबी डिलीवर होने से किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो, और किस तरह से आप ट्राई करो कि बच्चा प्री मैच्योर ना हो, क्योंकि प्री मैच्योर होने से बच्चे में की जो लंग्स हैं वो बहुत लेट डेवलप होते हैं, और लेट डेवलप होने की वजह से जो बच्चा है वो कहते हैं माइलस्टोन्स भी लेट आ जाते हैं उसके, मतलब बहुत चीज़ों में उसको फर्क पड़ता है प्री मैच्योर बच्चा होने से। अगर देखो बिल्कुल ही इमरजेंसी कंडीशन में हो रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट येस अगर आप प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी ध्यान रखोगे तो आप बहुत चीज़ों को ऐसे बचा सकते हो जिसमें आपके बच्चे को जॉन्डिस ना हो, और आपका बच्चा प्री मैच्योर ना हो स्पेशली। ओके, सो चलिए फिर दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि एक होता है कि जैसे मान लो बेबी है, बेबी घर आया, डिस्चार्ज होकर घर आ गया, बट बेबी को
कहते हैं ना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, ना तो माँ का दूध मिल पा रहा है, ना तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली बच्चा कर पा रहा है, ना ही बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो। तो इसकी वजह से भी बच्चे को जॉन्डिस होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अगर बच्चा प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले रहा है और प्रॉपर्ली फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा है तो इसमें भी जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का सुनते ही टेंशन लेने की बात नहीं है। जॉन्डिस अपने नेचुरल तरीके से भी ठीक हो जाता है और उसमें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत तभी होती है जब जॉन्डिस का लेवल बहुत हाई हो। उसमें भी डॉक्टर आपको ले जाएंगे और आपका जो बच्चे का लेवल होगा जॉन्डिस का, उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिट करेंगे, वहाँ पे फोटोथेरेपी देंगे और बच्चे को हेल्दी घर भेज देंगे। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस कम है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बच्चे को सनलाइट दिखाना है। सनलाइट भी ऐसा नहीं कि सीधे उसको नंगा करके धूप में रख दिया। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए बिल्कुल नया है, तो वो उसको इरिटेट करेगा और उसकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो उस चीज़ को नहीं झेल सकता। तो बच्चे को इनडायरेक्ट धूप देनी है। इनडायरेक्ट धूप का मतलब ये होता है कि जैसे धूप आ रही है और आप किसी भी चीज़ के अंदर बैठकर उसको इनडायरेक्ट सनलाइट दे दो, वो देना है आपको। डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज उसको नहीं देनी है, बच्चे को इनडायरेक्ट सनलाइट देनी है। अब वो दो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना। जितना दूध पिला सकते हो उतना दूध पिलाओ, जितना भी। ये नहीं देखना है कि डॉक्टर ने बोला है कि टाइमिंग के हिसाब से भैया 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे के बाद ही आप बच्चे को दूध देंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा आधे घंटे में डिमांड करता है, आप आधे घंटे में दूध दो। बच्चा 2 घंटे में डिमांड करता है, आप 2 घंटे में दूध दो, पर बच्चे को फ्रीक्वेंट दूध देते रहो। आपका ब्रेस्ट फीड नहीं है, आप फॉर्मूला मिल्क देते हो तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी देते रहो। जैसे जैसे बच्चे की डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीड करता रहेगा, फॉर्मूला मिल्क लेता रहेगा, बच्चे का जो जॉन्डिस है वो बहुत ईजिली रिकवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना है। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। जब मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उस टाइम पर मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी सो दैट मेरे बच्चे को जॉन्डिस नहीं हुआ और वो बिल्कुल हेल्दी था। और उसको उसको तो इतना भी नहीं हुआ कि एक होता है ना कि डॉक्टर बोले कि नहीं आपके बच्चे को थोड़ा बहुत जॉन्डिस है, आप जाके दिखाओ। जैसे वो डिलीवर हुआ बिल्कुल भी नहीं था। और जब डिस्चार्ज होकर हम घर आ गए थे और 3 डेज के बाद जब हमारा विजिट था डॉक्टर के पास, तो हम बेबी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तब भी उन्होंने यही बोला था कि नहीं है इसको, ये ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप इसको नॉर्मली अपना घर में रखो जैसे रखते हैं। बट फिर भी सेफर साइड हमने उसको इनडायरेक्ट सनलाइट दे दिया था, क्योंकि बच्चे को विटामिन डी मिल जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, इनडायरेक्टली दिया था। ये नहीं कि मैं बच्चे को लेकर धूप में, तेज़ धूप में बैठ गई और इतना तेज़ धूप मार दे, जबकि ये ठंड में हुआ है। बट फिर भी बच्चों के लिए डायरेक्ट धूप सेफ नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें देखो ध्यान क्या रखी थी। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट था मेरे लिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। देखो क्या होता है, आप ये सोचते हो कि डॉक्टर आपको सप्लीमेंट बोलते हैं या आपको कोई भी चीज़ बोलते हैं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। पहले के लोग तो लेते नहीं थे, बट अब लोगों ने, डॉक्टर ने ये सब शुरू कर दिया है कि हाँ भाई वो इतने सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। देखो हर सप्लीमेंट का ना आपकी बॉडी में कोई ना कोई एक अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो उससे आपकी हेल्थ, आपकी बेबी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि स्टार्टिंग के जब 3 मंथ्स थे तो मुझे फोलिक एसिड बोला था, तो मैंने फोलिक एसिड अपना प्रॉपरली लिया था और मैंने बिल्कुल भी मिस आउट नहीं किया था। पूरा 3 मंथ्स मेरा था। उसके बाद से मैंने अपने कैल्शियम और आयरन लेने शुरू करे और उसको भी मैं तरीके से लेती थी कि मुझे आयरन कितने बजे लेना है और मुझे कैल्शियम कितने बजे लेना है, प्लस मुझे डाइट में क्या क्या चीज़ लेनी है। कोकोनट वाटर मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी पिया है। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं पिया हो। घी, तेल, ये सब चीज़ों से मैं दूर थी। लोग बोलते हैं कि घी खाने से नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। घी खाने से कोई ग्रीस नहीं आ जाती बॉडी के अंदर, ये बच्चा स्लिप होकर बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। घी ताकत के लिए होता है, आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए होता है। तो आप बेटर है, आप जितना एंड में खाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना पहले खाओगे ना उतना ज़्यादा आपको कहते हैं ना वो वेट गेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और वेट गेन एक बार हो जाएगा तो बच्चे नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया इसकी वजह से। तो मैंने बहुत हेल्दी डाइट रखा था और मैंने एक चीज़ बहुत फोकस करी थी, मैं सही बताऊँ, वो था मेरा खुद का विटामिन डी लेना। और मैंने बहुत लिया, मैं आपको बताऊँ। मैं मेरे टाइम पर गर्मियाँ थी, क्योंकि कानू ठंड में हुआ है तो प्रेगनेंसी गर्मी में ही गई थी। बट फिर भी मैं धूप में रहती थी, आधा 1 घंटा मैं धूप में रहती थी और मैं अपनी बैक साइड से धूप लेती थी। मतलब मैं धूप में बैठ जाती थी, चाहे मैं ऑफिस में होती थी, ड्यूटी में होती थी, चाहे घर पर होती थी, कहीं भी होती थी। मैं दिन के टाइम में, जैसे सुबह का जो टाइम होता है 9 से 12 वाला, तो उसमें जाकर बैठ जाती थी और अपना डायरेक्ट फेस ना लेकर, क्योंकि आगे टम्मी होता है, आपका फेस है तो आप अवॉइड करते हो, मैं बैक साइड से धूप लेती थी। और मैंने पूरे 9 मंथ्स बैक साइड से धूप लिया है और मेरा विटामिन डी हमेशा अच्छा रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो इसकी वजह से जो है, कानों को भी, मेरे बेटे को भी बिल्कुल भी जॉन्डिस का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। पता है क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फोकस करो ना अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो वो आपके आपके बेबी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको लगेगा ये तो बहुत जरा जरा सी चीज़ है, इनसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मीठा मैं नहीं खाती थी,
नमक मैंने कम कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बीपी ना बढ़े, मेरे को डायबिटीज़ ना हो, मैंने फोलिक एसिड प्रॉपर्ली लिया था कि मेरा कोई मिसकैरेज के चांसेस ना हो, मेरा कोई अर्ली बोलते हैं ना अर्ली डिलीवरी जो बोलते हैं, जो मैं बता रही थी अर्ली डिलीवरी, वो ना हो, प्रीमेच्योर बेबी ना हो। मैंने कैल्शियम आयरन थ्रू आउट लिया था, क्यों? क्योंकि मैं जितना कैल्शियम आयरन अच्छे से लूँगी मेरे बच्चे का ब्लड उतना अच्छा बनेगा, और जब मेरे बच्चे का ब्लड उतना अच्छा बनेगा, अच्छे से सब कुछ अंदर रहेगा, तो उसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको जो भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं ना, ऑलवेज फोकस ऑन दैट, और आप हमेशा वो लो, सो दैट आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी हो और आपको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा वीडियो बनाने का यही एक टारगेट था कि आप कुछ चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी में करोगे ना, तो उसकी वजह से अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी, और प्लस आपका बच्चा भी बहुत हेल्दी होगा, और आपको दोबारा से उसको कभी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मेरा बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे था, मैंने मेरे बच्चे को कभी भी एक स्पून भी फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया है, तो उसकी वजह से मेरा बेबी बहुत हेल्दी है, और उसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो टचवुड कभी भी ऐसे चीज़ों में उसकी तबीयत वगैरह नहीं ख़राब होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हेल्दी है। मैं आपको किसी वीडियो में ये भी बताऊँगी कि मैंने प्रॉपर तरीके से कि मैंने ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें करी, क्या-क्या खाया, क्या-क्या पिया, कैसे क्या-क्या हुआ, जिसकी वजह से मेरा बेबी भी 3.5 किलो का था, हेल्दी था, फुल टाइम डिलीवरी थी, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और उसको किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट नहीं हुआ। सो चलिए आज के लिए तो इतना ही, और मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर यही बोलूँगी कि देखो, अगर कोई ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई मैटर है, बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है जो मैंने बताया, तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बट येस, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में आप ज़रूर कर सकते हो, और वो जब आप करोगे तो आपके बेबी को ज़रूर बेनिफिट होगा, और बच्चे को बेनिफिट होगा। आप हेल्दी घर आ जाओगे, हेल्दी डिस्चार्ज होकर घर आ जाओगे, आपको दोबारा अपने बच्चे को नहीं ले जाना पड़ेगा, या आप खुद नहीं जाओगे, तो उससे अच्छी, उससे खुशी की बात तो किसी भी पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकती। सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल दोबारा किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, या जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में लिख देना। आप कमेंट में लिख दोगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको लगता है आपको कमेंट में नहीं पूछना है, पर्सनल पूछना है, तो पर्सनल मेरा एक नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर सोशल मीडिया पे हूँ एक्टिव, तो मैं आपका वहाँ पे जाके मैसेज देख लूँगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलते हैं दोबारा से किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।